Hey guys, welcome back to our YouTube channel Expressive Learners. So in today's video, we are getting ahead with Class 12 English, chapter number 2, Lost Spring from the book Flamingo, which is taken up from the extract that is stories from stories of stolen childhood, and the author of the chapter is Annis Young, who was born in Rourkela and spent her childhood adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the USA. दोनों पेरेंट्स राइटर थे एंड एनिस यंग बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया ओनली एंड शी हैज़ बिन एडिटर एंड अ कॉलमनिस्ट मतलब जो मैगजीन्स लिखते हैं. ठीक है. अब ये नरेटर की डिस्क्रिप्शन भी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो इट वोंट बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स, बट स्टिल यू नीड टू गो थ्रू बिकॉज कुछ भी छोड़ना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. सो has been edited and a columnist. Columnist, I already told you that who writes magazines is known as columnist for the newspapers, for the major newspapers, for the reputed newspapers in India and as well as abroad. She has authored several books. This following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes these children to the life of exploitation की life. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. बेसिकली चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो एनिस यंग है इसका नाम, लेकिन मैं यंग रीड करी क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे जब इसको प्रोनाउंस करेंगे तो यंग बोलेंगे, लिखते वक्त यंग लिखना. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर. लेट्स स्टार्ट. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. अब ये किसने बोला है? ये वहाँ पे किसी रैक पिकर ने बोला है. मतलब जो किसी कूड़े में छानबीन करते हैं उनको रैक पिकर्स बोलते हैं. कूड़े में हाथ डाल के कुछ चीज़ें निकालना, सर्च करना किसी चीज़ के बारे में. तो ये रैक पिकर है वहाँ पे रहने वाले, जिसका नाम है साहिब. एक बच्चा है छोटा सा साहिब. वाई डू यू डू दिस? अब ये नरेटर हमारे पूछते हैं उससे कि तुम ऐसा क्यों करते हो. आई आस्क साहिब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में वो गार्बेज डंप्स के अंदर गोल्ड स्क्राउंज करता है. मतलब गोल्ड के लिए छानबीन करता है उस कूड़े के डब्बे में, कूड़े करकट में. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. सेट इमेजेस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी. बेसिकली वो ढाका से के रहने वाला है. ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसके जो घर है उसकी बहुत नो लॉन्गर मेमोरी, मतलब थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ पे आया है. देयर वर स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे द फील्ड्स एंड होम्स. हिज मदर टेल्स हिम. उसकी मदर कहती है कि हम ढाका से यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स थी, बहुत ज़्यादा एकदम से हवा चली, जिसकी वजह से हमारे सारे घर बार जो है, फील्ड्स वगैरह सब स्वेप्ट अवे, सब खराब हो गया. दैट्स वाई they're left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters. जब मैंने उसे पूछा कि तुम ऐसे रोज़ क्यों करते हो, तो उसने बोला कि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है. Go to school, I say glibly. गिबली मतलब मैंने कॉन्वर्जेशन के सेक से बोल दिया कि तुम स्कूल जाओ. ठीक है. मैं उससे बात करने के मोटो से बोल दिया कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड. तो मैंने सोचा, फिर एकदम से मैंने रियलाइज़ करा कि अगर मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ये तो हो ही नहीं सकता. जो एडवाइस मैंने उसको दी वो तो पूरी ही नहीं हो सकती. कितनी हॉलो एडवाइस दी, कितनी खोखली एडवाइस दी मैंने इसको. ठीक है. जिसका कोई ना सिर ना कोई पैर. ठीक है. सो एक सेकेंड. हाँ. देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ड वन आई गो. तो वो कहते हैं कि मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल नहीं है, अगर वो कुछ ऐसा बनाएंगे तो मैं ज़रूर पक्का जाऊँगा. इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम. अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम आओगे. तो उससे नरेटर ऐसे ह्यूमरस वे में क्वेश्चन करती है कि अगर मैंने कोई स्कूल बनाया. आई आस्क हाफ जोकिंगली. येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. तो वो एकदम से बहुत बड़ी सी स्माइल लेके कहता है हाँ बिल्कुल आऊँगा. अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी रनिंग अप टू मी. इज़ योर स्कूल रेडी. तो फिर एकदम मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद वो मेरे पास वापस आता है और मुझे कहते हैं कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया. तो फिर मैंने उसको बोला कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल. आई से एम्बैरेसिंगली. मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील हुआ एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट. ठीक है. तो फॉल्स होप उसके मन में मैंने जगा दी थी. बट प्रॉमिस लाइक माइन अराउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक होल. पर लोग अक्सर ऐसे ही प्रोमिस करते हैं. मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने उसको झूठे प्रोमिस करे होंगे. वो कहती है. ठीक है. इट टेक्स अ लॉन्गर. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. मैंने बहुत महीने बाद जब उसको जान लिया तो मैंने उसका नाम पूछा. उसने बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है. तो जो उसका साहिब आलम नाम रखा है वो बिल्कुल आयरनी है उसके काम से, क्योंकि ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. पर वो तो कूड़े में हाथ डाल के काम करता है. तो वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग. उसे अजीब लगेगा इसको बिलीव करने में. ठीक है. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स. गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता है. आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून. और शाम के टाइम पे वो डिसअपीयर मतलब गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं वापस अपनी जगह पे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. अब महीने दर महीने वो आते रहते थे वहाँ पे. तो फिर मैं सबको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया. मैंने एक को पूछा व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स. मैंने एक को पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी. माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फॉर द शेल्फ. ही आंसर सिंपली. तो सिंपली वो कहता है कि मेरी मम्मा ने ना शेल्फ से निकाली नहीं थी चप्पल. तो उसने ऐसा रिप्लाई दे दिया नरेटर को.
इवन इफ शी डिड शी विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डज नॉट मैच। तो फिर जो दूसरा लड़का उसके साथ खड़ा होता है ना, वो उसको देख लेता है, ऐसा कहते हुए वो कहता है कि अगर तुम्हारी मम्मा ले भी आएंगी ना, तुम तो भी नहीं पहनोगे, तुम उसको फेंक दोगे। तो ये तब जो ये बच्चा बोल रहा होता है, उसके खुद ने जो शूज़ है वो मैच नहीं कर रहे होते, दोनों अदले बदले शूज़ पहने होते हैं, एक दूसरा और एक दूसरा शूज़ पहना होता है। वन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, आई वांट शूज़। बेसिकली जब मैं उसके ऊपर कमेंट करने जा रहा होता हूँ तो वो अपने फीड्स को शफल करके पीछे छुपा लेता है और कुछ नहीं कहता, और सिंपली इतना कहता है कि आई वॉन्ट शूज। इज़ अ थर्ड बॉय हु इज़ नेवर ओन अ पेयर ऑल हिज लाइफ। तो तीसरा एक बच्चा होता है जो वहाँ पे खड़ा होता है और वो बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए, मैंने कभी भी ज़िंदगी भर आज तक एक पेयर नहीं ओन करा अपने शूज़ खुद के पैसों का। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वर्किंग बेयरफुट इन सिटीज विलेजेस रोड। इट्स नॉट लैक ऑफ मनी बट इट इज़ अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ अ वन एक्सप्लेनेशन। बेसिकली वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं, बट हमारा ट्रेडिशन है कि नंगे पैरी घूमना है। ये उनके लिए एक एक्सप्लेनेशन अपनी पॉवर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ये देखो ये रैक पैकिंग करते हैं और बेयर फुट रैक पैकिंग कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। अगर किसी ने शूज़ पहने हैं तो वो मिसमैच शूज़ पहने हैं, अलग अलग शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है। If this is only the excuse to explain away the perpetual state of poverty, I remember a story from a man from Udupi once told me. मुझे एक स्टोरी याद आई, एक उदुपी के मुझे मैन ने बताई थी। As a young boy he would go to school past an old temple. वो कहता है कि एक यंग बॉय होने के नाते मैं अब ये जो स्टोरी है ये इसी के रिलेटेड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि जो ये ट्रेडिशन था बेयरफुट रहने का, ये एक उनके लिए एक्सप्लेनेशन थी अपनी कॉन्टीन्यूस पॉवर्टी जो उनकी चल रही थी लाइफ में, उसके लिए एक एक्सक्यूज़ था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। उसको एक एज अ कॉन्ट्रडिक्शन मानते थे, लाइक उसको एक एक्सप्लेनेशन कह देते थे कि हमारे पास तो ट्रेडिशंस है। और दूसरी चीज़ अब जो स्टोरी आने वाली है आपके पास, ये ही एक स्टोरी इसी से रिकॉल करता है नरेटर इसी के रिलेटेड कि एक वो कहता है कि मुझे उदुपी में किसी ने बताया था एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास ओल्ड टेम्पल। एक बच्चा था स्कूल जाता था और टेम्पल से गुजरते हुए, तो वहाँ पे वो उसके जो पापा थे ना वो उसी टेम्पल में पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली द टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज़। तो वहाँ पे वो छोटा सा बच्चा ना जो रुक कर ना शूज़ के लिए प्रे करता था कि भगवान जी मुझे शूज़ दिलवा दो। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। 30 साल बाद जब मैं उसके टाउन और टेम्पल में जाता हूँ जो अब जो है पूरी डेजोलेशन पूरा तबाह हो चुका है उसका टाउन। इन द बैक यार्ड वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट। अब बैक यार्ड में उसके उसी जगह के बैक यार्ड में एक नया पंडित आया है, ठीक है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब वहाँ पे रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स है। यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा यूनिफॉर्म के अंदर आता है, स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर, ग्रे यूनिफॉर्म, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, अराइविंग पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड। अपनी फोल्डिंग बेड के ऊपर वो स्कूल बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रे another boy had made to the goddess when she had finally got the pair of shoes, let me never lose them। तो उसको याद आ जाती है कि उस बच्चे ने जिसने पेयर ऑफ शूज़ मांगे थे उसने ये कहा था भगवान जी को कि मुझे कभी भी ये शूज़ ना खो ना जाए मेरे कहीं पे। तो गॉड हैज़ ग्रांटेड इस प्रेयर। तो वो कहते हैं कि अब तो भगवान ने उसकी गॉडेस ने उसकी प्रेयर को मान लिया है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट नाउ वोर शूज़ एंड बट मैनी अदर लाइक रैक बिकॉज माई नेबरहुड स्टिल रिमेन शूलेस। तो कहते हैं कि अब तो जनरेशन थोड़ा चेंज हो गया, अब टाइम थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन अभी भी कुछ रैक पिकर्स के बाद अभी भी शूज़ नहीं है। अब वो यहाँ पे सीमापुरी की स्टोरी बताने लगता है। माई एक्वाटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स इन लीड्स टू मिस सीमापुरी। अब ये बेयर फुट रैक पिकर्स की स्टोरी मुझे सीमापुरी लेकर जाती है जो है पेरिफेरी प्लेसेस। पेरिफेरी मतलब दिल्ली के कॉर्नर्स पे जो एक जगह है सीमापुरी, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, बहुत दूर है, ठीक है। माई एक्वाटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर लीड्स मी टू सीमापुरी। और वो मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स का मतलब जो लोग बहुत सारी बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट की जगह पे किसी जगह पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो स्क्वाटर्स थे जो बांग्लादेश से आए थे, ठीक है। सीमापुरी के अंदर बांग्लादेश से 1971 से आए थे यहाँ पे साहेब फैमिलीज अमंग देम। तो साहेब की फैमिली भी यहीं पे रहती है सीमापुरी के अंदर। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। ढाका से सीमापुरी आ गए वो लोग, ठीक है। इट स्टिल इज़ बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, ठीक है। सीमापुरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड सा जगह है, पर इतना भी खाली नहीं है पर इतना खाली नहीं है। आइसोलेटेड है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद द रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन डिवॉइड ऑफ सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लाइव 10,000 रैक पिकर्स। वहाँ पे मतलब 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, जबकि वहाँ पे लोग अपने तरपैल के घर बनाते हैं, टिन के घर, टिन की छतें होती हैं उनकी। और सीवेज इतना ज़्यादा गंदी स्मेल होती है सीवेज की, ड्रेनेज कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे। और 10,000 रैक पिकर्स वहाँ पे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी। यहाँ पे वो 30 साल से ज़्यादा तक रह चुके हैं और विदाउट एनी आइडेंटिटी, उनके पास कोई पहचान नहीं है यहाँ पे, फिर भी वो रह रहे हैं विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम इन द वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। कहते हैं कि हम यहाँ रहते हैं विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स।
परमिट्स के बगैर लेकिन राशन कार्ड्स के साथ। उनको राशन कार्ड मिला है पर उनको कोई परमिट नहीं मिला यहाँ रहने का। राशन कार्ड उनको इसलिए मिला है, राशन कार्ड सिर्फ एक उनको फैसिलिटी मिली कि उनका नाम वोटर लिस्ट पे आ जाएगा। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट पे आता तो वो ग्रेन्स फूड खाने की, मतलब ग्रेन्स बाय करने की फ्री में मिल जाती है ग्रेन्स में बेसिकली, वोटर लिस्ट पे अगर आपका नाम आ गया तो, ठीक है। राशन कार्ड उन सबको मिला। वो फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। तो फिर वो जो है फूड, वो कहता है कि जो है फूड है ज़्यादा सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हमारे सर्वाइवल के लिए फूड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे सर्वाइवल के लिए। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी विल रेयर लिव इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, ठीक है। तो कहता है कि जो उसकी वुमेन्स है ना, वहाँ पे वो कहती है, वहाँ पे सीमापुरी की, हम अगर अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को अच्छे से भरपेट खा के हम सोने जा रहे हैं तो अच्छा है, इससे हमारे ये हमारे लिए अच्छा है रैदर देन लिविंग इन द फील्ड्स जहाँ पे हमें कोई खाना मिलता ही नहीं है। तो ये जो ग्रुप ऑफ वुमेन कहती हैं टाटर्ड साड़ीज़, मतलब टाटर्ड मीन्स बहुत ही पुरानी फटी हुई साड़ियाँ पहन के, व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने अपना इतना अच्छा जगह, पानी, इतने अच्छा ग्रीन फील्ड, रिवर्स वाला लैंड क्यों छोड़ा, वेयर एवर, कहते वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स, दे बिकम ट्रांजिट होम। ट्रांजिट मतलब टेम्प्रेरी होम्स बन जाते हैं उनके, जहाँ पे वो टेंट लगा लेते हैं अपने, जहाँ पे उनको खाना मिलता है वहाँ रहते हैं वो, ठीक है। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। पार्टनर्स इन सर्वाइवल मतलब उनके काम में हेल्प करके पैसे कमा के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं अपनी फैमिली के लिए, सर्वाइवल के लिए पार्टनर्स इन सर्वाइवल बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी बीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में तो स्पेशली सर्वाइवल का क्या मतलब है, रैक पिकिंग, कूड़ा में छानना, कूड़े में छानना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, बट सिंगापुरी में बहुत सारी फाइन आर्ट की प्रपोर्शंस भी। गार्बेज टू देम एज अ गोल्ड, गार्बेज टू देम एज अ गोल्ड, ये एक लाइन क्या है, हाइपरबोलिक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा, जिसके अंदर वो बताती है कि गार्बेज उनके लिए गोल्ड है। इट इज़ द डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर द हेड्स, उनके लिए उनकी सिर की छत है गार्बेज। इवन इफ इट इज़ अ लुकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, चाहे वो लीक ही क्यों ना कर रही हो छत, लेकिन उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है कि सिर के ऊपर एक छत तो है उनके, ठीक है। सो यू शुड, दिस चैप्टर बेसिकली टेल्स यू दैट यू शुड बी सो ग्रेटफुल टू गॉड कि उन्होंने आपको रहने के लिए छत दी है, क्योंकि आपको उन्होंने ये चीज़ें दी है, इसलिए आप उनको की वैल्यू नहीं करते हो, लेकिन यू शुड वैल्यू द थिंग्स एंड यू शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटफुल टू द ऑल माइटी। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। तो फिर यहाँ पे साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी ना रुपी, 1 रुपी 10 रुपये का नोट मिल जाता है। साहिब सेज हिज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में एक चमक थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। तो फिर वो ऐड करता है कि जब मुझे ना कोई सिल्वर कॉइन मिलता है ना इतनी गार्बेज के ढेर में से, तो मैं फिर मेरा रुकता नहीं है ये सब छानबीन करना, मेरे लिए मुझे एक होप मिलती है कि मुझे और कुछ भी मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज इज डिफरेंट मीनिंग फॉर वॉट इट मीन्स टू द पेरेंट्स, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए जो उसमें रैक पिकिंग करते हैं उनके लिए इसका मतलब कुछ और है, और जो गार्बेज पेरेंट्स के लिए इसका मतलब कुछ और है। चिल्ड्रंस के लिए तो वो वंडर में रैप्ड है, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो सर्वाइवल का एक सोर्स है, ठीक है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द पेरेंट्स। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। तो एक सुबह विंटर मॉर्निंग में मैं देखती हूँ साहिब ना फेंस्ड गेट के पास खड़ा है। फेंस मतलब ऐसे ऐसे फेंस्ड गेट होता है, उसके बाहर यहाँ पे साहिब खड़ा हुआ था एंड उसको वो देखता है, ठीक है, बाय नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। सॉरी। तो यहाँ पे वो 2 लोगों को देखता है जो कि वाइट ड्रेस में पहनी हुई थी उन्होंने और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। तो वो ना मन में बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, तो फेंस के बाहर खड़े होकर मुझे तो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। तो वो इस बात को मान लेता है कि ही एडमिट्स, वो उसको बताता है कि मैं ना तब अंदर जाता हूँ जब कोई नहीं होता यहाँ पे, और जो गेट कीपर है ना मुझे यहाँ के स्विंग्स भी यूज़ करने देता है, मतलब मुझे यहाँ के झूले यूज़ करने देता है मेरा गेट कीपर जो यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहिब ने इस टाइम पे टेनिस शूज़ पहने हुए थे, जो गेम वो देख रहा था उसी के जो शूज़ हैं वो उसने पहन रखे थे, जो कि बहुत ही उसकी शर्ट से मैच नहीं कर रहे थे, शॉर्ट्स और शॉर्ट्स से। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए वो कहता है कि मुझे किसी ने दिए थे। जब उसने देखा ना उसकी नज़र गई उस शूज़ के ऊपर, तो वो कहता है कि ये मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट दैट दे डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। तो फिर वो उसको समझ आ जाता है कि हाँ ये किसी अमीर के निकारे हुए जूते हैं, तो उसने फेंक दिए कि उसको दिखा कि यहाँ पे एक छोटा सा होल है, इसलिए उसने रिफ्यूज़ कर दिया इसको वेयर करने के लिए। डज़ नॉट बॉदर हिम, इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, बट उल्टा इसके लिए तो शूज़ मिलना ही बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए होल इसको बॉदर नहीं करता। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विद होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज सो इंटेंटली आउट ऑफ हिज रीच। पर जो वो गेम देख रहा था, जो टेनिस गेम देख रहा था, जिसको वो प्ले करने की सोच रहा था, सीखने की सोच रहा था, वो उसकी रीच के बाहर थी, पॉसिबल ही नहीं था वो गेम खेलना उसके लिए, ठीक है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू रीच द मिल्क बूथ। अब ये सुबह जो विंटर मॉर्निंग में वो देखता है, साहिब जो था वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road.
जो साहिल है उसने स्टील का कैनिस्टर पकड़ा हुआ था अपने हाथों में और वो टी स्टॉल की तरफ जा रहा था, नीचे रोड के जो नीचे एक टी स्टॉल था वहाँ वो जा रहा था। तो ही सेज पॉइंटिंग इन हिज डिस्टेंस, अपने डिस्टेंस को पॉइंट करते कहता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ इन ऑल माई मील्स, तो मुझे महीने भर का या 800 रुपये मिलता है और मुझे सारे तीनों टाइम का खाना भी मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो मैंने जो हमारे नरेटर हैं एनएस यंग उनसे पूछते हैं क्या आपको ये जॉब पसंद है। साहिब से पूछते हैं। हिज फेस आई सी लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके जो शक्ल थी उस पर केयर फ्री लुक चली गई थी क्योंकि द स्टीम कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। जो प्लास्टिक बैग में वो सारा कूड़ा में से चीज़ें इकट्ठे करके लेके जाता था वो उसको बहुत हल्का था, लेकिन उसके कंपैरेटिवली स्टील कैनिस्टर जो पकड़ के जाता था वो दूध की बूथ पे, तो फिर वो उसको बहुत हैवी लगता था। ठीक है, over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. तो इस लाइन से क्या स्टेट होता है कि जो साहिब था वो गोल्ड में गार्बेज में स्क्राउंजिंग करके भी खुश रहता था क्योंकि वो उसके लिए ईजी था, लेकिन अब वो किसी के प्रेशर, किसी के अंडर काम कर रहा था, किसी टी शॉप के अंदर काम कर रहा था। वो कैनिस्टर भी उसी टी शॉप वाले का था और उसके अंडर वो एक काम कर रहा था, उसके अंदर झुक के काम कर रहा था, इसलिए उसे अब वो खुद का मास्टर नहीं रहा। Here, from now, the next part of the story begins. That is, I want to drive a car. Basically, I wanted to tell you one more thing, that ये जो questions आपके question chapters के बीच में think as you read, and after that the NCERT questions at the end of the chapter. Whole the NCERT context question, everything text in text, and as well as the NCERT questions at the end of the chapter. Really very important. You need to do that before you go for your board exam. Now here the second part begins. I want to drive a car. मुकेश insists on being his own master. अब यहाँ पे एक स्टोरी डिस्कस करेगी है किसी मुकेश नाम के इंसान बच्चे की, जो कि उसको कहा मोटर मैकेनिक बनना बहुत उसकी एक वो एस्पायर करता है कि मोटर मैकेनिक बने वो, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना इतनी पावर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, स्टोरी को रीड करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इंसिस्ट करता है अपना खुद का मास्टर बनने के लिए। दैट इज आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है, तुम मोटर मैकेनिक बनना चाहते हो बाय लिसनिंग दिस। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। तो उसने मेरी सीधा आंखों में देखते हुए एक बात कही कि मैं सीख लूँगा कार चलाना। His dreams looked like a mirage among the dust of streets that fill his town, फिरोज़ाबाद। तो बेसिकली वो कहता है कि जो ये ड्रीम था उसकी एक आँखों में जो ड्रीम दिख रहा था वो मिराज था, मतलब वो कभी पूरा नहीं हो सकता था, वो सिर्फ एक भ्रम था उसके लिए, कभी वो पूरा नहीं हो सकता था। फिरोज़ाबाद जो था ये वहाँ पे रहता था हमारा मुकेश नाम का बच्चा। फिरोज़ाबाद जो है वो स्ट्रीट है एक फेमस जो अपने बैंगल्स के लिए है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। हर दूसरा घर फिरोज़ाबाद में बैंगल्स ही बनाता है, मैनुफैक्चर करता है। इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का मेन सेंटर है, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो यहाँ पे जो है बैंगल्स मेकिंग का काम होता था फिरोज़ाबाद के अंदर। ठीक है, मुकेश फैमिली इज अमंग दम। मुकेश फैमिली भी उनमें से ही एक थी। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर द चिल्ड्रन फॉर लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। किसी को नहीं पता था कि इलीगल है बच्चों को इतने ग्लास फर्नेसेस में काम कराना, इतने हाई टेम्परेचर्स में, डिंजी सेल्स जहाँ पे कोई हवा नहीं, कोई लाइट नहीं। दैट द लॉ इफ इन फोर्स कुड गेट हिम ऑल 20,000 चिल्ड्रन ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दिस लॉग देयर डे लाइट आवर्स ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज। वो 20,000 बच्चे उस गर्म जगह पे काम करते थे अपने डे लाइट आवर्स को स्लॉग, मतलब हाँ अब अगर वो लाइट में जाएंगे किसी ब्राइटनेस में जाएंगे तो शायद उनकी आईज़ वो अपनी ब्राइटनेस खो दें, अपनी आँखों की रोशनी खो दें, क्योंकि वो अपनी डार्कनेस का उसी तरीके से एडजस्ट हो गए हैं उनकी आईज़ जो है। मुकेश आईज़ बीम्स एज ही वॉन्टेड टू टेक मी होम। मुकेश की जो आईज़ है ना वो बीम मतलब उसकी जो आईज़। सो यहाँ पे जो है मुकेश की आइज़ में एक बीम थी, एक लाइट थी। जब उसको वो वेलेंटर करता है क्या नरेटर को कि आप वो उसके घर पे आए, घर पे विजिट करें, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ट। वो प्राउडली कहता है कि मेरा घर जो है ना वो रीबिल्ट हो रहा है, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हो रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। हम नीचे जा रहे थे स्टिंकिंग लेन्स जो गार्बेज से पूरी चॉक्ड थी। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स लाइक विद क्रम्बलिंग वॉल्स। ठीक है, हम होवल्स से पास कर रहे थे,
टूटी फूटी दीवारें थी, वॉबली डोर्स मतलब बहुत ज़्यादा टूटे हुए गेट थे, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज एंड एनिमल्स को एग्जिस्टेंट इन अ प्रीमेवल स्टेट। एक ही जगह पे ह्यूमंस और एक ही जगह पे एनिमल्स को एग्जिस्ट कर रहे थे, एक ही घर में प्रीमेवल स्टेट पे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बी बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विच इज फूड। तो उसका घर आ गया अब, और उसके घर पे एक वॉबली आयरन डोर है। वॉबली मीन्स जंगाल जिसको लगा हुआ आयरन का डोर है, टूटा हुआ नीचे से बहुत ज़्यादा, एंड पुशेज इट ओपन। तो वो उसको अपने पैर से ओपन करता है। विद द वोबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद द फैमिलीज को एग्जिस्टिंग इन द प्रिमिटिव स्टेट। तो फिर वहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे जब वो एंटर करते हैं तो उनको एक हाफ बिल्ट शैक दिखती है। शैक हाफ बिल्ट थी। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद द डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव। तो वहाँ पे स्टोव था, गैस स्टोव जैसे होता है, वहाँ पे फायरवुड का स्टोव था, ग्रास के ऊपर, डेड ग्रास के ऊपर रखा हुआ था, विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पाइनच लीव्स। वहाँ पे कोई स्पाइनच लीव्स बना रहा था, उस पर प्रिपेयर कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी वेसल रखी हुई थी उस फायरवुड स्टोव के ऊपर। ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और नीचे ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल उसके पास एक बड़े से एल्यूमिनियम के प्लेटर में चॉप्ड वेजिटेबल्स थी बहुत सारी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। उसकी आंखें धूल से भरी हुई थी क्योंकि वो कुकिंग कर रही थी, तो उसकी आंखों में से धूल आ रही थी, आई मीन स्मोक, धुआं आ रहा था। तो शी इज़ द वाइफ ऑफ द मुकेश's एल्डर ब्रदर। तो मुकेश के भाई की पत्नी, ठीक है। तो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू। तो अभी वो इतनी बड़ी नहीं थी, स्टिल वो उस फैमिली की बहू बन चुकी थी और वैसे ही वो रिस्पेक्ट कमांड करती थी। डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी चार्जिंग ऑफ 3 men, हर हस्बैंड Mukesh itself and their father. When their older man enters, she gently withdraws behind the broken wall. टूटी हुई दीवार के पीछे जाके वो अपना वेल क्लोज कर लेती है फेस के पास, मतलब वेल मतलब घूंघट अपने फेस के पास ले आती है। As custom demands, daughter-in-laws must veil their faces before male elders. Daughter-in-laws को अपने face male elders के आगे veil करने होते हैं. In this case, the elder is impoverished. जो ये elder जो है उसके जो ससुर हैं वो कौन है? एक impoverished bangle maker. बहुत ज़्यादा पोवर्टी में स्ट्रिकन बैंगल मेकर। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, पहले वो एक टेलर थे, फिर वो एक बैंगल मेकर बनी। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस एंड सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। ना ही वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, ना ही वो घर को रेनोवेट करवा पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज। सिर्फ वो उसको वही कला दे पाए अपनी, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, द मुकेश ग्रैंड मदर सेज। मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है ये हमारी करम है, ये हमारी किस्मत है, हमारे डेस्टाइनी में इसे ऐसे लिखा है। हु हैज़ वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या हम भगवान की दी हुई भी कभी तोड़ सकते हैं? लेखा जो हमारी दी, भगवान ने जो हमारे लेखे जो को डाला, क्या हम उस चीज़ को तोड़ सकते हैं? शी implies born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, in every other yard, in every street of Firozabad, spirals of bangles, sunny gold, paddy green. अब ये bangles के कलर डिस्कस कर रहे हैं। sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in the mounds in the unkept yards, are piled on the 4-wheeled handcarts pushed by the young men along the narrow lanes of the shanty town. टाउन में जो वो 4-wheeled handcarts के ऊपर ये चूड़ियाँ रखी हुई थी, and the dark hutments next to lines of the flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glasses into the circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That is why they often end up their losing eyesight when they become adults. तो उनकी जो eyes, मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था, मतलब इस पार्ट की स्टार्टिंग में, कि उनकी जो eyes है वो स्लो हो जाती थी डे लाइट आवर्स में, वो बिल्कुल भी ब्राइटनेस के साथ एडजस्टेड नहीं थी, जिसकी वजह से वो आई साइट लूज करती थी, क्योंकि वो डार्कनेस में काम करते थे और उससे वो एडजस्ट हो चुके थे। अब यहाँ पे वो सविता की बात करते हैं। सविता, अ यंग गर्ल ड्रैप्ड इन द पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। उस एल्डरली वुमन के साथ खड़ी थी वो, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, उसके जो हैंड्स थे बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहे थे। आई वंडर इफ शी नो द सेंसिटिव ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प मेक। तो उसको वो कहती है, नरेटर कहती है कि काश उसको ये पता होता इस बैंगल्स की एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल सेंसिटिव क्या है जो वो बना रही है बैंगल्स, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। सो आफ्टर दैट ही सेज दैट कि आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिव बैंगल्स, इट सिम्बलाइजेस इंडियन वुमेन सुहाग। ये जो है इंडियन वुमेन के सुहाग को रिप्रेजेंट करती हैं, ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज। इट विल बी ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन द हेड इज ड्रैप्ड इन रेड वेल। जब उसके घर सिर पे काला रेड घूंघट दे दिया जाएगा, रेड कलर का चुन्नी दे दी जाएगी। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, मतलब मेहंदी लग जाएगी हाथों पे, और रेड बैंगल्स उसके रिस्ट में आ जाएंगे, तो उसको पता चलेगा कि वो एक ब्राइड बन चुकी है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक है। जो उसके पीछे ओल्ड वुमन थी, जैसे वो बनी थी बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर
रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़, एक भी उसकी आंखों में चमक नहीं थी, क्योंकि जो उसके पीछे ओल्ड वुमेन बैठी थी उसने उसको बोला कि एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन द वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, शी हैज़ नॉट इवन एन्जॉयड इवन द फुल मील इन द इंटायर लाइफ टाइम. पूरी ज़िंदगी उसने अपनी एक पूरी 3 टाइम का खाना भी नहीं खाया था. फुल मील हिज शी इज़ नेवर इवन इन्जॉयड. दैट्स वॉट शी हैड रीप्ड. यही उसकी किस्मत है, यही उसने बोया है. यही. एंड द हस्बैंड, एन ओल्ड मैन विद फ्लोइंग बियर्ड, सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. उनके जो हस्बैंड है उस ओल्ड वुमेन के, वो भी कहते हैं कि मुझे भी कुछ नहीं पता बैंगल्स के अलावा. ऑल आई हैव डन इज अ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन. हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वॉट many have failed their lifetime. He has a roof over his head. The cry of money, the cry of not having money to do anything except carrying on the business of making meals is not even enough to eat rings in every home. The young men echo the lament of their elders. ये जो young men है ना, वो अपने जो elders हैं उन्हीं का सौरों को जो है वो मूव ऑन करते हैं, ईको को लेमेंट करते हैं. तभी इसे ऐसे लिखा गया. लिटिल हैज़ मूव विद टाइम. कुछ चीज़ें तो टाइम के साथ बदली हैं. इट सीम्स इन फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम. देखो, माइंड रमिंग टॉयल मतलब दिन रात एक करके जो यही इस काम में जुटे रहना है बैंगल मेकिंग के, इसने सारे इनिशिएटिव्स को किल कर दिया और ड्रीमिंग एबिलिटी को भी, क्योंकि लोगों को लगता है इसी में ही अब कुछ करना है बस. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव. क्यों ना हम अपने आप को किसी अच्छे बिजनेस में ज्वाइन इन्वॉल्व कर लें, कोऑपरेटिव में कन्वर्ट कर लें. Sorry. I ask a group of young men who have fallen into the vicious cycle of middlemen who trap their fathers and forefathers. अब ये जो लोग हैं ना, मिडलमैन के सर्कल्स में ट्रैप्ड हैं, जिन्होंने इनके फादर्स को भी और इनके फोर फादर्स को भी अपने साइकिल में ट्रैप करा हुआ है, अपने साइकिल में फंसाया हुआ है. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन and dragged to jail for doing nothing, doing something illegal. They say there is leader among them, which no one could help them see things differently. Their fathers are tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to the apathy to greed to injustice. तो वो बताते हैं कि जो मिडिल मैन्स के साहूकार जो हैं उनके विशियस साइकिल में वो फंसे हुए हैं. अगर वो कुछ करेंगे भी अच्छा तो उनको इलीगल कह के रोक दिया जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा. ठीक है, ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल कहकर ऐसा उनको डाल दिया जाएगा. सो बेसिकली वो बताता है कि सब लोग इस चीज़ से टायर्ड हैं और फिर ऐसी बातें करते करते वो पोवर्टी से अपैथी से ग्रीड पे आ जाते हैं और इनजस्टिस पे आ जाते हैं कि हमारे साथ इन लोगों ने इनजस्टिस किया है. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. जब उनको वो नरेटर कहते हैं कि यहाँ पे मैं उनको सुनते सुनते दो वर्ल्ड्स के बारे में सोच रहा था, मैं दो वर्ल्ड्स देख रहा था. एक तो फैमिली दैट इज कॉट इन द वेब पोवर्टी, एक जो फैमिली है जो एक वेब पोवर्टी में कॉट है, बर्डनड विद द स्टिग्मा और कास्ट इन विच दे आर बॉर्न. ठीक है, एक तो उनका एम्बेरसमेंट स्टिग्मा की, कास्ट की, कि वो बैंगल मेकिंग की फैमिली में बॉर्न हुए, और दूसरी चीज़ ये साहूकार्स उनको परेशान करते रहते हैं. विशियस साइकिल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. ठीक है, टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. ऐसा भार उसके ऊपर रख दिया है जो कि वो कभी पुट ही नहीं कर सकता, मतलब कभी वो नीचे उतार ही नहीं सकता उस भार को. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्टेड नेचुरली एज हिज फादर. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. अगर कुछ भी ऐसा करोगे तो मतलब आप बहुत डेयरिंग हो. भाई कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा विशियस डेंजरस साइकिल है. एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और हमारे बड़े होने में डेयरिंग तो हमारा पार्ट है ही नहीं इस चीज़ का. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. जब मैं देखता हूँ कि मुकेश के अंदर ये एक चाह है कि वो कुछ बन के दिखाए, एक मोटर मैकेनिक बने, तो फिर वो बहुत ज़्यादा चीयर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो चीयरफुल फील करता है, बहुत ही अच्छा फील करता है उस चीज़ को सुन के. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक. ही रिपीट्स. फिर से वो बोलता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है. ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न, बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक. ही इंसिस्ट. फिर उसको पता चलता है कि जो गैराज है ना, उसको पता था कि उसके घर से बहुत दूर है. वो कहता है, इंसिस्ट करते हुए कहते हैं कि चलिए मैं चल के चला जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. ही इज़ सडनली साइलेंट. जब वो नरेटर से पूछते क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तो क्या तुम्हारा ये भी ड्रीम है, तो वो एकदम से चुप कर जाते हैं क्योंकि उसने कभी प्लेन देखा ही नहीं है. नो, ही स्टेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज अ एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over फिरोजाबाद के ऊपर ज़्यादा एरोप्लेन्स नहीं थे, उसने उसको देखा नहीं था, तो उसका कोई ड्रीम नहीं था. सिर्फ उसका ड्रीम था जो वो स्ट्रीट्स पे अपने टाउन्स में कार देखता था जाते हुए. ठीक है. So this was the chapter, and this was a really appreciable chapter, and is a really great source line of message towards all the youngsters, towards all the generations which should seek this notice into their lives. So guys, that's it for the video. Take care. Bye bye. Meet you in the next video.